जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने आप लोग को एनालाइज करने बोला है। आई हैव आस्क्ड यू टू एनालाइज 15 to 20 ईयर्स का जो पेपर मैंने एनालाइज करने बोला है वो क्यों बोला है ये डिस्कस करेंगे और कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे हम कोई क्वेश्चन आता है तो उसके ऑप्शन को हम क्या क्या सर्च करना है, कितने हद तक सर्च करना है और कितना हमें नोट्स बनाना है। तो इसकी हम इसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले हम आंसर करते हैं कि ये कितना यूज़फुल रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने पूछा है कि इस घटना चक्र इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर पेपर। तो देखिए इसका साफ साफ आंसर है कि नो, बिल्कुल साफ नो। रीज़न ये है, इवन दो घटना चक्र इंक्लूड्स योर प्रीवियस ईयर पेपर, बट हम घटना चक्र को ना प्रीवियस ईयर पेपर के नज़रिए से हम नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम यूपी पीसीएस के लिए घटना चक्र को जब हम ये घटना चक्र कवर करते हैं ना, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो ये रहता है कि हम घटना चक्र को एज अ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं जो हमारी बेसिक बुक्स है। हर कोई लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ पा रहा है, इसलिए मैंने उनको क्या बोला, कोई बात नहीं, आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ पा रहे हैं, टाइम नहीं है, आप घटना चक्र देख लीजिए। हम जनरल साइंस की बुक पढ़ते हैं क्या? हम कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बुक उठा के पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं। हम उसको एज अ रिप्लेसमेंट यूज़ कर रहे हैं घटना चक्र को अपनी जनरल बुक्स को लेकर। तो क्या हो जाता है, सेम चीज़ कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं उनका उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो जाता है ना। तो अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सेम चीज़ों को देखेंगे तो उसका जो आउटकम होता है वो डिफरेंट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे बताइए, जब मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ने बोलते हैं तो हर कोई बोल रहा है स्पेक्ट्रम पढ़िए, किसी ने भी आपको स्पेक्ट्रम के बियॉन्ड जाने बोला नहीं है। अब चाहे आप एग्ज़ाम यूपीएससी ले लीजिए या फिर आप यूपी पीसीएस ले लीजिए, उत्तर प्रदेश वाला एग्ज़ाम ले लीजिए, या तो आप बिहार वाला ले लीजिए, बट आप मुझे बताइए सेम बुक को जब आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो क्या वो सेम बुक यूज़फुल होता है उत्तर प्रदेश पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चंस बदल जाता है। आप ये फाइंड करेंगे कि यूपीएससी में जब आप सेम बुक को पढ़ते हैं तो आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, बट अगर आप यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आप इस सेम बुक को सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए बुक किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें पढ़ी जा रही है, कौन से एग्जाम को टारगेट करके किया जा रहा है, इससे आपका जो आउटकम है ना वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो अब हम आते हैं वाई घटना चक्र इज नॉट इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर पेपर। तो एक तो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू वाला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये होता है कि अभी मैंने इन टोटल आपको सिर्फ 4 घटना चक्र पढ़ने बोली है। पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट की मैंने कंप्लीट बोली है, ठीक है, और इसके साथ साथ साइंस की घटना चक्र को मैंने सिर्फ एमसीक्यू बोला है आपको, और इसके साथ में ज्योग्राफी की घटना चक्र मैंने पहले एमसीक्यू कवर करने बोला है, एंड इफ़ टाइम परमिट्स तो मैंने आपको समरी पोर्शन बोला है ना। ये तो हमने पहले डिस्कशन किया है। अब बहुत सारा पोर्शन है जो कि मिसलेनियस का पोर्शन है, जहाँ पे बहुत सारे डेटा, एग्रीकल्चर, मिनरल, है ना, अर्बनाइजेशन का हो गया, सेंसस का हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें मिसलेनियस में आती है। दैट कम्स अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा मैंने इकोनॉमिक्स आपका घटना चक्र आपको पढ़ने नहीं बोला है, तो इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद में हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन जो हम नहीं पढ़े हैं, इसमें से भी इस 20 में भी आप देखेंगे कि 7 to 8 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो वो रिपीटेड क्वेश्चन को कम से कम हम कोशिश करें कि मिस्टेक ना करें उसमें। तो ये सब चीज़ें जब हम घटना चक्र नहीं पढ़ रहे हैं तो ये इसका रिप्लेसमेंट होता है ना। तो प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आप मुझे बताइए, हम 3 महीने पहले से प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं प्री की? अब जब हमने बेसिक बुक्स को रिप्लेस करके घटना चक्र पढ़ लिया, वो हमने शॉर्टकट पकड़ा। करंट अफेयर्स का वैसे तो हमको साल भर का करंट अफेयर मंथली पढ़ना था कि नहीं? जनरली ऐसा बोला जाता है ना कि मंथली करंट अफेयर पढ़ते हैं। हमने मंथली छोड़ के हमने क्यों ईयरली करंट अफेयर चूज़ किया? हमने अपने जो जितने भी हमारे बुक्स हैं उसके लिए हमने शॉर्टकट्स क्यों यूज़ किया है ना? शॉर्टकट यूज़ किया है कि नहीं किया है? घटना चक्र देख रहे हैं, अभी देखिए आपको मैंने बोला था कि पढ़िए ज्योग्राफी पूरा, उसमें भी आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, तो उसके बाद भी हमने शॉर्टकट निकाला है कि चलिए ठीक है, पूरी बुक नहीं पढ़ी जा रही है, एमसीक्यू पढ़िए। एमसीक्यू करने के बाद में फिर समरी को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि छोटी चैप्टर की समरी एंड बड़े चैप्टर की समरी, है ना, लार्ज समरी। पहले इस पर फोकस करिए, बाद में इस पर फोकस करिए। इतना सारा चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? इवन दो हमारे पास में अभी भी 40 दिन का समय है, उसके बाद भी हम शॉर्टकट क्यों अपना रहे हैं? शॉर्टकट हम इसलिए अपना रहे हैं ताकि हमारे पास में सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम हो कि हम बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकें। इसके अलावा हम करंट अफेयर्स पे फोकस कर सकें।
बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीज़न ना, क्योंकि हमने एग्ज़ाम के पैटर्न को पकड़ा है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो अच्छी वाली बुक है करंट अफेयर्स को लेके ईयरली, वो मंथ के आखिरी वाले मंथ में आती है। ये जब हमने एग्ज़ाम के पैटर्न को पकड़ा तब जाके हमने अपनी पढ़ाई पूरी पहले से कर ली है। दैट वॉज द वेरी रीज़न मैं आई वॉज शाउटिंग ऑन ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ माइन। इसके अलावा भी मैंने टाइम एंड अगेन हर बार हर किसी को ग्रुप चैट में भी बोला है, और ये जब जितने लोगों ने भी पर्सनल मुझे टेक्स्ट किया है कि नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने सबको सेम सजेशन दिया है। मेरे सजेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, किसी के ऊपर फेवरेटिज्म नहीं किया, और मैंने किसी को भी ये नहीं बोला कि चलो यार आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो या अच्छी स्टूडेंट हो तो आप छोड़िए नोट्स मत बनाइए। मैंने हर किसी को एम्फेसिस किया था नोट्स बनाने के लिए, बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीज़न, बिकॉज वी नीडेड दिस टाइम। हमको ये 10 दिन चाहिए ही चाहिए। इस 10 दिन में हमको पर डे 6 आवर्स चाहिए कि हम प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से देख सकें, क्योंकि इसकी यूज़फुलनेस है, ये काम आने वाला है, और दिस विल बी द गेम चेंजर। ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट। देर आर कल मेरे पास में कम से कम 4 या 5 स्टूडेंट के मैसेजेस आए, दो जो मुझसे भी सीनियर हैं, जिन्होंने यूपीएससी के 2-3 अटैम्प्ट दे दिए हैं, बहुत सारे पीएससी दे दिए हैं, और उनसे प्री नहीं निकल रहा है। 2-3 लोगों के साथ में आज मैं कॉल करने वाली हूँ, जिनको पर्सनल गाइडेंस देने वाली हूँ, रिपीटेड वाले स्टूडेंट्स लोग को। उनका देखना आप देखिएगा, कॉमन पॉइंटर यही रहेगा कि उन्होंने प्रीवियस ईयर देखा है, मगर जिस तरीके से हम अभी जिसका एनालिसिस करने वाले हैं ना, वो एनालिसिस उन्होंने नहीं किया होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। ठीक है, तो अभी आपको प्रीवियस ईयर देखिए, इतनी बात आपने मेरी मानी है ना अभी तक। इन 2 स्टूडेंट्स जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं ना, उन लोगों ने देखा है, जब मैंने देयर इज़ अ पर्सन जो नोट्स बनाने के लिए हेजिटेंट हो रहे थे, उनको मैंने लिटरली फोर्स किया और उनको मैंने बोला 10 डेज़ आप मेरे पे ट्रस्ट कर लीजिए, 10 दिन के लिए नोट्स बना लीजिए। 2-1.5 महीने पहले की बात है। मैंने उनको बोला था कि 10 दिन आप मेरे पे ट्रस्ट करिए, 10 दिन जितने भी नोट्स बनाते हैं ना, वो नोट्स बनाइए, मेरे प्रोसेस से चलिए, एंड 11th डे आप क्या करिए, 10 दिन के नोट्स को आप रिवाइज़ करिए। और आप रिविजन अगर ये 10 दिन का पढ़ा हुआ अगर आप एक दिन में रिवाइज़ नहीं कर पाए ना, तो मेरे प्रोसेस को आप छोड़ दीजिएगा। आई विल गिव यू सम डिफरेंट चैनल जो आपको नोट्स बनाने नहीं बोल रहे हैं। जब इन्होंने किया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इनका अभी 15 दिन पहले से नोट्स कंप्लीट हो गया था, और इन्होंने 2 घटना चक्र की जो करंट अफेयर्स होती है ना, एक तो घटना सार भी इन्होंने पढ़ लिया, और प्रतिदृष्टि जो आई ना, घटना सार क्योंकि पढ़ के रखा हुआ था, प्रतिदृष्टि भी इन्होंने फटाफट पढ़ लिया। देखिए इतनी सारी चीज़ें, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई यूट्यूब चैनल अगर मैं चला रही हूँ ना, तो अगर मान लो मेरा यूट्यूब चैनल बंद नहीं हो जाएगा अगर मेरे एक भी स्टूडेंट नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैं किसी से पैसे तो ले नहीं रही हूँ, कोई चार्ज तो कर नहीं रही, तो कोई मुझ पर एलिगेशन लगा नहीं सकता है कि मैम आपके ये बोलने पे मेरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप एज एन इंडिविजुअल ये एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे मेरे चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आने वाले नेक्स्ट वाले सेशन में क्या करूँगी, भले मैं यूपीएससी चेंज करके मैं सिर्फ एनसीईआरटी पकड़ लूँगी। आई एम ऑलरेडी अ टीचर, राइट? तो मेरे जो 9 से 10th के बच्चे, 9 से 12th के जो मेरे बच्चे हैं कॉमर्स वाले, मैं अपने चैनल का जो पैटर्न है वो यूपीपीसीएस छोड़ के मैं क्या कर दूँगी, कुछ और कर दूँगी, मैं अपना नीश चेंज कर लूँगी। सो ऑल आई एम सेइंग इज़ कि अगर मैं आपको कुछ चीज़ के लिए फोर्स कर रही हूँ तो प्लीज़ ट्रस्ट मी ऑन दिस। अभी भी देखिए, आज 1 तारीख है, जो मैंने उस जेंटलमैन को सजेशन दिया था ना, वो मैं आपको बोलने वाली हूँ। सिर्फ 5 दिन, उनको तो मैंने 10 दिन बोला था, मेरे को ट्रस्ट करिए 5 दिन। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर इन 5 दिन में आपको 2020, 2019, 2018 एंड 2017, ठीक है, ये 4 साल का, सॉरी 21 से हम स्टार्ट करेंगे, आई एम सो सॉरी, 17 को यहाँ काट देते हैं, कोई भी 4 ईयर का हम पकड़ते हैं, इसको हम 5 दिन में ख़त्म करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर। उसके बाद में जो 6वां दिन, ये 5 दिन में कंप्लीट, जो 6th डे आएगा ना, उसमें आपको सिर्फ टेस्ट करना है, जो मेरा जो प्रोसेस है उसको टेस्ट करना है कि 2017 एंड 2016 वाला पेपर जब आप खुद देखेंगे ना, फिर आप मुझे बताइए क्या आप एग्ज़ाम पैटर्न पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे। 4 साल पेपर एनालाइज करने के बाद में आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आपने एक्चुअल में पैटर्न पकड़ लिया है। उसके बाद जब आप करंट अफेयर्स रिवाइज़ करेंगे ना, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेरे से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैम आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए। आप खुद मुझे, अगर मैं आपको बोलूँगी ना ये करने के बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू योरसेल्फ विल बी एबल टू कम अप विद अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अगर मुझे करंट अफेयर को टारगेट करना है तो मैं इसी को टारगेट करूँगा। अगर मेरे पास में सिर्फ 10 दिन बचा है, तो इस 10 दिन में अगर मुझे 50 टॉपिक्स टारगेट करने, तो यू योरसेल्फ विल बी एबल टू कम अप विद दोज 50 टॉपिक्स। ठीक है, तो इतने सारे डिस्कशन के बाद में हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऑल आई एम आस्किंग यू, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करिए। और सेकेंड चीज़ है,
अगर आप यूपीएससी हिंदी चैनल फॉलो कर रहे हैं तो कल गौरव सर ने एक लंबा वाला वीडियो लेके आया था जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है ना, कि तो उसमें एक चीज़ बताइए। देखिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर को दो तरीका है, या तो क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने हमको ये तरीका नहीं बताया था, वो इस साल बताए हैं। तो प्रीवियस ईयर तो हम पकड़ के एनालाइज करते, इस बार ही सेट कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर को आप एग्जाम पैटर्न में दे दीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या कर सकते हैं आप, जैसे कल सेकंड है ना, सेकंड से अगर हम स्टार्ट करते हैं सेकंड में से, तो आप जितना भी आपको आता है, मतलब जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। विथ योर करेंट एग्जिस्टिंग नॉलेज आप 9:30 सुबह 9:30 AM पेपर को पकड़िए, 9:30 से 11:30 इस पेपर को दे डालिए, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर आखिरी तक। आप देखेंगे कि 1.5 घंटे में ही आप कर पा रहे हैं, आपको 2 घंटा लगता नहीं, पेपर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। उसके बाद जितना क्वेश्चन आपने राइट किया बहुत अच्छी बात है, जितना क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया ना, उसको फिर आपको एनालाइज करना है, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हैं, बट मैं अभी भी मेरा प्रेफर्ड मेथड ये रहेगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ। रीज़न बीइंग, क्योंकि होगा क्या, इस वाले पैटर्न में क्या हो जाएगा, जिस क्वेश्चन को हमने राइट मार्क कर लिया है ना, उस क्वेश्चन की हो सकता है कि हम कॉन्फिडेंस में आके उसके ऑप्शंस को हम एनालाइज ना करें, क्योंकि ये हमने टिक कर दिया, राइट हमने टिक कर दिया, तो हम उसके ऑप्शन को नहीं देखें, और हो सकता है इस साल ऑप्शन से क्वेश्चन आए, है ना। तो अगेन आपके ऊपर है, पर्सनल चॉइस है, आप किस पैटर्न को लेना चाहते हैं। अब हम सीधा डिस्कस, ऑलरेडी 10 मिनट बहुत ज़्यादा बकवास हो गई है, बकवास नहीं है, थोड़ा हेल्पफुल होना चाहिए आपको, क्योंकि मुझे कॉन्टेक्स्ट बताना बहुत ज़रूरी था। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने में। देखिए, जब भी आप प्रीवियस ईयर देख रहे हैं और किसी क्वेश्चन को आपने देखा, जैसे ये एनटीपीसी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एनटीपीसी वाला क्वेश्चन मुझे पता था कि ये घटना चक्र के पॉइंटर के बुक से आया था, बट अगर इफ़ यू लुक एट दिस क्वेश्चन एट द फेस ऑफ इट, ये ऐसा लगता है कि किसी स्टैटिक पोर्शन है ना। ये हमको नहीं लगता कि किसी करंट अफेयर में पूछा हो, क्योंकि एनटीपीसी अपने गवर्नमेंट सेक्टर का एक यूनिट है ना। हालांकि महारत्न है, मगर महारत्न है कि नहीं, अगर ये हमको नहीं नॉलेज है, तो इन दैट केस हमको अगर एट द फेस ऑफ इट जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमको स्टैटिक दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर पहले देख लीजिए, आंसर की से, अगर आपको क्वेश्चन का अटैम्प्ट करना तो अटैम्प्ट करिए, उसके बाद में आप आंसर की से आंसर मिलाइए, ठीक है। उसके बाद मिलाने के बाद आप क्या करेंगे, सीधा गूगल में जाइए। गूगल में जिस भी टॉपिक को आपको सर्च करना है, उस टॉपिक का नाम डाल दीजिए, और उसके आगे यूपीएससी लगाना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी इसलिए ताकि हमको यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट ही मिले, ठीक है। अदरवाइज़ तो बहुत सारी चीज़ें हैं गूगल में। ये डालने के बाद में आपने सर्च किया, एंड जो पहला दृष्टि वाला उठा लीजिए, दृष्टि नहीं होगा तो आगे देखना बायजूस वगैरह भी आएगा। जीके टुडे तो खैर बहुत ज़्यादा डिटेल देता नहीं है, तो अभी यहाँ पे बायजूस में तो एनटीपीसी नहीं है, तो वी विल गो विद दृष्टि। तो दृष्टि ने इसके बारे में क्या लिखा है, अब ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए, उसके बाद हमने देखा दृष्टि का क्या हो जाता है कि जो भी टॉपिक हम सर्च कर रहे हैं ना, उसमें करंट में क्या न्यूज़ में है, ये दृष्टि बता देता है। तो इसको आप एक बार ग्लांस कर लीजिए कि करंट में न्यूज़ में क्या है ना। तो एनटीपीसी और किसी ने एमओयू साइन किया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए NIIF, अब NIIF का करेंटली न्यूज़ में है एनटीपीसी से लेकर, तो यू शुड नो कि ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा फंड है क्या चीज़। अगर नहीं पता तो आपको सेम वेबसाइट में मिल जाएगा। तो देखिए, सर्च करने से क्या हुआ, आप इकोनॉमिक्स के 2 टॉपिक को पढ़ पाए। एक तो एनटीपीसी के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा उससे रिलेटेड जो न्यूज़ में रहा है उस टॉपिक के बारे में भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। एनटीपीसी एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ये पढ़ लिया। इसको आपको हर चीज़ का नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका रिवीजन हो रहा है ना। यहाँ से जो प्रीवियस ईयर कर रहे हैं वो रिवीजन तो हो रहा है। एनटीपीसी हो गया, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। पर अगर आपको लगता है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर भूल जाएंगे, एनटीपीसी क्या, कौन सा सेक्टर अगर आप भूल जाएंगे, तो आप अपने नोट्स में बस 2-3 वर्ड्स का बना लीजिए कि एनटीपीसी इज इक्वल टू मिनिस्ट्री ऑफ पावर, है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडिया का लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट है ये, है ना। तो अब इसमें इसको बनाना है तो बनाइए, अदरवाइज ये दिमाग में रहता है कुछ चीज़ें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे वो ये है कि ये महारत्न कंपनी है। अब महारत्न कंपनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि महारत्न बोलते किसको है ना। तो अब इसको बस आप साइड में नोट कर लीजिए कि इस वाले वेबसाइट के बाद में हमको महारत्न के ऊपर भी सर्च करना है। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते गए तो उसके बाद एक चीज़ और है कि इन लोगों ने एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया है फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल, तो यू शुड नो अबाउट हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑल्सो। तो देखिए, जब हम पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं, लास्ट 6 मंथ से पढ़ाई करते हैं, करंट अफेयर्स देखते हैं, तो हम रियलाइज़ करेंगे कि हमको हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में तो हमने पढ़ा है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, हमने NIIF के बारे में तो पढ़ा है,
बट कुछ स्टूडेंट लोग ने नहीं पढ़ा होगा, तो यहाँ पे वो स्टूडेंट लोग क्या करेंगे कि अब हमको हाइड्रोजन सेल एक नया टॉपिक आ गया जिसको हमको गूगल करना है, और NIIF एक टॉपिक आ गया जिसको हमको गूगल करना है। या तो हम इसको NTPC वाले गूगल करने के साइड बाय साइड गूगल करने जाते हैं और तुरंत इसके राइट अवे वो कर लिया और इसका स्क्रीनशॉट मार लिया। हर चीज़ को अब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि पहला रिवीजन तो यहाँ पढ़ के हो जाएगा और दूसरा रिवीजन हम एक बार स्क्रीनशॉट जो मारेंगे ना उससे पढ़ लेंगे। इससे हमारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि जो हम अभी कर रहे हैं ना प्रीवियस ईयर पेपर, इसके बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट से भी हमारा काम चल जाएगा। अब क्या होगा, ये हो गया। इसके बाद में आप क्या करेंगे, NIIF के बारे में देखिए। इस दृष्टि की वेबसाइट का बेनिफिट ये होता है कि अगर वो एक टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक होता है ना, तो उसके बारे में जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो वहीं क्लियर कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे NIIF को बहुत अच्छे से कवर किया है। देन यू हैव टू गो थ्रू दिस वंस, एक बार बस गो थ्रू करना है आपको। हर चीज़ें याद नहीं रखनी है और हर चीज़ें आपको नोट्स नहीं बनानी है, बट सिर्फ एक चीज़ है कि जैसे NIIF होता क्या है ना। कोई भी चीज़ें अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको यू शुड नो, अगर NIIF के बारे में पूछा जाए तो यू शुड नो एटलीस्ट वॉट अबाउट इट, कि वॉट के अंदर क्या आएगा। तो NIIF को अगर मुझे डिफाइन करना है तो व्हाट इज़ NIIF? NIIF इज़ नथिंग बट इट इज़ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और ये एक मास्टर फंड है, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ हमको क्या पता होना चाहिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी से रिलेटेड है। तो मान लो अगर नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन पूछेगा NIIF के बारे में, तो इसी स्टेटमेंट में से उठा के आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। बस यहाँ पे साइड में ध्यान रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है, ये इसका जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये इसकी गवर्निंग काउंसिल का चेयर करता है। तो अगर आप देखेंगे NTPC से रिलेटेड आपने क्या क्या देखा, NTPC से रिलेटेड आपने महारत्न का एक रिवीजन किया, आपने NIIF का रिवीजन किया कि नहीं किया, आपने NTPC को भी देखा, NTPC के बारे में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लिया है ना। तो और इसके साथ साथ इस क्वेश्चन का भी आंसर आपने देख लिया। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप अपना प्रीवियस ईयर का मतलब है कि आप रिविजन कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिविजन व्हाट यू आर डूइंग। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट प्रीवियस ईयर पेपर इज़ कि जब आप रिविजन कर रहे हैं ना इस चीज़ का, तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं रादर देन किसी रैंडम टॉपिक का रिवीजन। ये अगर आप ध्यान में रख के करेंगे ना, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने में बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज देन आप PYP नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर रिविजन प्लान, है ना। अब नेक्स्ट वाला आता है, इस वाले और ज़रूरी नहीं कि सब में इतना टाइम लगे जितना हमको NTPC में लगा है। एग्जाम्पल के तौर पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, ट्रेड बैलेंस पूछा है। ट्रेड बैलेंस पूछने के बाद में ट्रेड बैलेंस सरप्लस पूछा है। तो इस साल अगर सरप्लस पूछा है और किससे पूछा है, बजट से है ना ये क्वेश्चन, तो अगले बार आपसे क्या पूछ सकता है, ट्रेड बैलेंस डेफिसिट आपको पूछ सकता है। एक तो ये चीज़ है। सेकेंड चीज़ है, क्या आपको ट्रेड बैलेंस सरप्लस का डेफिनेशन पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, मूव अहेड। क्या आपको ट्रेड बैलेंस डेफिसिट का डेफिनेशन पता है? अगर आपको पता है तो गुड, मूव अहेड। अगर आपको नहीं पता तो राइट अवे आप गूगल कर लीजिए, एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए। गूगल भी सेम चीज़ें करनी है कि ट्रेड बैलेंस सरप्लस UPSC या ट्रेड बैलेंस सरप्लस ट्रेड बैलेंस डेफिसिट UPSC। सिर्फ UPSC स्पेसिफिक किसी एक वेबसाइट से इसके डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगर आपको लगता है कि आप डेफिनेशन याद रख सकेंगे तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि आपको एक बार और रिवाइज करना है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर रिविजन में देखा जाएगा अगली बार, है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। Which one of the following causes is responsible for the rainfall during the winter? जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला रेनफॉल आता है ना, वो किसका कॉज है? तो देखिए, ये तो स्टैटिक पोर्शन है और अपने घटना चक्र में भी है, तो ये तो आपको पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। बट इस क्वेश्चन को यही देख के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस टिक करके हमको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको 3 टॉपिक और देखने पड़ेंगे। इनफैक्ट आपको 4 टॉपिक देखने पड़ेंगे। रीट्रीटिंग मॉनसून एक अलग से टॉपिक है, साइक्लोन डिप्रेशन एक अलग से टॉपिक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक अलग से स्टैटिक टॉपिक है, एंड साउथ वेस्ट मानसून एक अलग से स्टैटिक टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास में इन सारे स्टैटिक टॉपिक के नोट्स हैं तो अपने नोट्स पे तुरंत जाइए या रिविजन करिए। आपके पास में अगर इसके नोट्स नहीं है, घटना चक्र में अगर आप सर्च कर सकते हैं तो सर्च करिए, नहीं कर सकते तो आप डायरेक्टली गूगल में जाइए, जैसे कि हम NTPC के लिए गए थे। रीट्रीटिंग मानसून लिखिए और रीट्रीटिंग मानसून लिखने के बाद उसके आगे UPSC लगाइए एंड सर्च कर लीजिए। पहला वेबसाइट जो आएगा, दृष्टि पकड़ लीजिए या बायजूस पकड़ लीजिए, जो भी आपको बेटर लगता है, उससे आप रीट्रीटिंग मानसून का एक बार रिविजन कर लीजिए। ठीक है, कि ये क्या है, व्हाट, ठीक है,
इससे इससे क्या होता है ना, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, हाउ या फिर इम्पैक्ट, और इसका कंडीशन क्या है, व्हाट आर द कंडीशन जिससे हमारा रिट्रीटिंग मानसून होता है कि हिमालय से टकरा के वापस आता है। अगर हिमालय नहीं होता तो ये रिट्रीट होता ही नहीं, हवा वहाँ के वहाँ पार होके अपना चाइना साइड चले जाती है ना। नेक्स्ट है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, तो ये डिप्रेशन, तो साइक्लोनिक डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, लो प्रेशर एरिया, तो लो प्रेशर एरिया के बारे में पढ़ लिया। इसके साथ साथ आप साइड बाय साइड राइट अवे रिवाइज कर लीजिए कि व्हाट आर दोज 5 फैक्टर्स जिसके कारण साइक्लोन डेवलप होता है ना। अपना कोरियोलिस फोर्स हो गया, देन अपना 27 डिग्री ऑफ टेम्परेचर हो गया, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको गूगल करना है और यही चीज़ तो पता करना है। तो या तो आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस होगा, तो ये आपको टेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपके नॉलेज बेस का टेस्ट हो जाएगा कि आपको कितना पता है। और अगर आपको नहीं पता तो यहीं पे आपको नॉलेज डेवलपमेंट हो जाएगा, और नॉलेज डेवलपमेंट के साथ साथ में एक बार रिवीजन भी हो जाएगा यहीं पे, है ना। तो इसमें आपको ना अब आपका इंटेलिजेंस और आपका करंट नॉलेज बेस काम आएगा कि आपको कितने का स्क्रीनशॉट मारना है। अगर आपको ये रीट्रीटिंग मानसून बहुत अच्छे से पता है, आपने एक बार रिवाइज कर लिया, छोड़ लिया, हो सकता है कि आपको साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के बारे में जो 5 फैक्टर्स है ना, जो साइक्लोन बनाने में आपको वो करते हैं, व्हाट आर द 5 फैक्टर्स दैट वाज अ प्री कंडीशन ऑफ साइक्लोन का जो प्री कंडीशन होता है ना, उसके 5 फैक्टर्स होते हैं। तो वो 5 फैक्टर्स में से हो सकता है कि आपको सिर्फ 2 याद होंगे, 3 याद नहीं होंगे, उसके स्क्रीनशॉट मार लीजिए और साइड में रख लीजिए, है ना। उसके बाद में आप नेक्स्ट आते हैं। अब इस वाले में क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जब आप 2021 का पेपर देख रहे हैं तो आपको तो समझ में नहीं आएगा रिपीटेड है कि नहीं, मगर जब आप नेक्स्ट वाला करेंगे अगले दिन, मतलब कल जब आप 2020 का क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आप रियलाइज़ करेंगे अरे ये तो रिपीटेड है, तो मैंने मतलब नेक्स्ट ईयर भी आया हुआ है। तो आप समझ जाएंगे कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो फिर आप हमेशा क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसकी डिस्कशन हमने पहले भी करी है कि इसका जो प्रेसिडेंट एड्रेस वाला है, प्रेसिडेंट एड्रेस जो होता है उस ये टॉपिक जो पॉइंट नंबर 1 है, ये रिपीटेड क्वेश्चन में से आया है, राजस्थान पीसीएस में आया था ये। तो और इसके बारे में आपको घटना चक्र में भी दिया हुआ है और साइड बाय साइड पॉलिटी में भी दिया हुआ है। अब सेकेंड जो ये था पॉइंट था ना, इसमें क्या लिखा है कि जो प्रेसिडेंट जो एड्रेस देते हैं ना, जो स्टार्ट ऑफ द सेशन में और जो फर्स्ट जनरल असेंबली का जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें, एंड स्टार्ट ऑफ एवरी सेशन के पहले प्रेसिडेंट अपना एड्रेस देता है, ठीक है, एड्रेस करता है सबको। उसके बाद में प्रेसिडेंट उसके एड्रेस में इन्फॉर्म करता है पार्लियामेंट को कि वो क्या, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट्स समन, है ना, कि वो कौन कौन से कारण से डिस्कशन उसे करने वाला है। तो आप देखेंगे जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो हाउ डू यू गो अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चन जिसके बारे में आप श्योर नहीं है ना। तो देखिए जब आप पॉलिटी की 3 बार रीडिंग करते हैं ना लक्ष्मीकांत की, या फिर घटना चक्र की 3 बार रीडिंग करते हैं ना, तो आपको ये पता चल जाता है कि यार आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। ध्यान दीजिए ना कि क्या कभी पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा कुछ तो भी हुआ है कि प्रेसिडेंट एड्रेस करता है और उसका कॉज बताता है, कभी नहीं, मतलब वो ध्यान में ही नहीं आया था हमारे, है ना। तो क्योंकि वो ध्यान में नहीं था, विद आर गट फीलिंग्स हमने क्या ऑप्शन मार्क किया, ऑप्शन नंबर 1 मार्क किया। बट एक्चुअल में ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर है वो बोथ है। हालांकि ये क्वेश्चन गलत हो गया, बट गलत होने के बाद भी क्या हम जो अपने गट फीलिंग के साथ में गए थे, क्या वो गलत था? नहीं, हमारा अप्रोच गलत नहीं था। बिकॉज जितनी भी हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है ना, डिपेंडिंग अपॉन द बुक वी आर रीडिंग, उस बुक रीड करने के ये टॉपिक के बारे में हमने अपने बुक में क्या पढ़ा है, उस एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस में हमने इस क्वेश्चन को फुली जस्टिफाई किया। भले ही हमने रॉन्ग करके आया, मगर जस्टिफाई हमने ज़रूर किया था। तो दिस इज़ व्हाट, ये कॉन्फिडेंस आपको आता है जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने 3 रीडिंग करने के बाद में जब आप प्रीवियस ईयर जब उसको एनालाइज करेंगे ना, हम देखेंगे 20 ईयर्स में, जब हम 20 ईयर्स का पेपर एनालाइज करेंगे तो प्रेसिडेंट एड्रेस का क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार आया हुआ है। 3 से 4 बार प्रेसिडेंट एड्रेस का जब क्वेश्चन आया होगा ना, तो आपको ये ऑप्शन नंबर 2 कहीं भी नहीं नजर आएगा। तो जब नज़र ही नहीं आएगा तो हमको कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है, उस चीज़ को लेकर कि हाँ हमने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक हम करेक्टली पढ़ रहे हैं। जैसे आने वाला जो क्वेश्चन है, हाँ ये वाला फंडामेंटल ड्यूटी वाला क्वेश्चन, तो जब हम 20 साल का क्वेश्चन एनालाइज करेंगे ना, तब हमको जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना वो रट जाएगा।
रट जाने के बाद में उसके बाद क्या होगा, तो हमको पता है इसमें कि जो वोटिंग है, जनरल इलेक्शन में वोटिंग है, वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। इसके अलावा जैसे मान लो अपने पेरेंट्स और जो गार्जियन है उनका टेक केयर करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, नॉट एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, वो मॉरल ड्यूटी हो सकती है। तो इसलिए जब आप ये करते हैं, तो जब प्रीवियस ईयर एनालाइज करते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। अब इस वाले 6th वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना, अच्छा 5th वाले में क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा, एक काम करिएगा, प्रेसिडेंट एड्रेस और फिर यूपीएससी डाल के गूगल में सर्च करके आप उसके बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए। बस एक एक बार पढ़ना है आपको, हर चीज़ों को याद नहीं रखना, सब चीज़ों के नोट्स नहीं बनाने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के सब चीज़ों के नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी अलग अलग बुक से पढ़ा हुआ है, हमको सिर्फ एक बार उसको ग्लैंस करना है कि अगर इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम पढ़ सकते हैं तो। ये करने के बाद में अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे रिपीटेड है। वाई वी हैव टू गो थ्रू घटना चक्र एंड वाई वी हैव टू गो थ्रू लास्ट 15 ईयर्स का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज़ नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी, और ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया था IAS प्री 2011 में, एग्जैक्ट क्वेश्चन को बस चेंज किया, बट ऑप्शन एग्जैक्ट, क्वेश्चन भी सेम ही, आई थिंक, नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी टू वोट इन द पब्लिक इलेक्शन, डेवलप साइंस, मतलब ऑप्शन भी चेंज नहीं किया, बिल्कुल कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। इसका लॉजिक मैंने पहले भी दिया था, राइट, कि एडिशनल पैसे नहीं मिलते हैं आयोग के बंदों को जो पेपर बनाते हैं, तो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करने वाले। ऑल दे विल डू इज़, अगले बार क्या करेंगे पता है, कॉपी करने के लिए 2005 का एक क्वेश्चन उठा के कॉपी कर देंगे, या 2008 का क्वेश्चन उठा के कॉपी कर देंगे, क्योंकि जनरली बच्चे सिर्फ 10 साल का पेपर करते हैं, बहुत अच्छे से 5 साल का पेपर करते हैं। तो क्या कर लेंगे ये लोग, मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर 20 ईयर्स का बहुत अच्छे से एनालाइज किया है ना, ये एग्जाम आप पक्का क्रैक करने वाले हैं। हाँ, अगर करंट अफेयर्स आपको अच्छे से किया है उसके बाद तो, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन में था। अच्छा, सेकेंड चीज़ इसमें क्या ध्यान देनी है, अब नेक्स्ट ईयर हमसे क्या पूछ सकता है, या तो हमको साइंटिफिक टेम्पर के बारे में एग्जैक्टली पूछ सकता है, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो आप एक बार ना आर्टिकल नंबर जो है ना वो साइड में नोट करते जाइए। व्हेन आई से साइड में नोट करते जाइए, मैं आपको उसका एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपको ये A4 साइज शीट दिख रही होगी, ठीक है, मैं इसका ये ऐसे करके अलग अलग सेक्शन डिवाइड किया, एंड क्लोजर लुक अगर आप देखते हैं तो इस A4 को इस तरीके से मैंने डिवाइड किया है, जिसमें ये इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, और यहाँ पे डेटा एंड करंट अफेयर्स की हेडिंग, डेटा, करंट अफेयर एंड मिसलेनियस, ठीक है, यहाँ पे ये डाला। उसके बाद में मैंने क्या किया, जब मैं राइट अवे, कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं राइट अवे रिसर्च नहीं करती हूँ, तो जब प्रीवियस ईयर पेपर का जो टॉपिक है ना उसको मैं राइट अवे रिसर्च करती हूँ, बट जो स्टैटिक टॉपिक मुझे रिवाइज करना है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको याद है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको याद है ना कि मिनी महारत्न जो है, NTPC महारत्न था, तो अगर इस बार NTPC के बारे में पूछा है तो नेक्स्ट टाइम तो किसी और महारत्न के बारे में पूछ सकता है, राइट। तो आई नीड टू नो महारत्न, आई नीड टू नो कि उसका लॉजिक क्या होता है, कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज। तो मुझे जो बाद में रिविजन करना है ना, उसका मैंने टॉपिक यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है। वैसी ट्रेड सरप्लस एंड डेफिसिट का मुझे डेफिनेशन बाद में पढ़ने है, मैंने यहाँ पे लिस्ट बना लिया। वैसी जो रिविजन करने के समय पे मुझे एक बार जब लक्ष्मीकांत ओपन करूँगी तो मुझे कौन सा चैप्टर देखना है, प्रेसिडेंट का एड्रेस देखना है। इसके अलावा मुझे कौन से, अगर जब मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ करूँगी तो उसमें मुझे स्पेसिफिक कौन से आर्टिकल्स याद रखने हैं, उसके मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाए। ये प्रीवियस ईयर का चलता जा रहा है। ये जब ये पूरी शीट भरेगी ना, तो 4 साल का पेपर एक पूरे शीट में आपका रेडी होगा, वो टॉपिक के रूप में, सेग्रीगेटेड रूप में। उसके बाद आपको क्या करना है, तो जब हम दिस इज सो प्रीवियस ईयर पेपर इज़ नथिंग बट रिविजन ऑफ, एक तो हम रिविजन करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो हम अपने नोट्स बनाए होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर इज़ नथिंग बट इट इज़ द रिविजन ऑफ दोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रीज़न, आयोग वाले आलसी होते हैं, वो फ्री के नए क्वेश्चंस नहीं बनाने वाले, वो 70 to 80% क्वेश्चंस रिपीट करने वाले हैं। बिकॉज ऑफ दैट हम प्रीवियस ईयर पे ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट्स बन गया। अब आते हैं ये वाला डन हो गया। अब नेक्स्ट वाला है ये जो पैंडमिक वाला है। सॉरी, मैंने लास्ट टाइम आप लोग को IIT कानपुर बताया था, एक्चुअली इसका आंसर IIT बॉम्बे है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। और ये अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चन का हम क्या करें, ये क्वेश्चन स्पेसिफिक टू लास्ट ईयर ही था,
है ना, दोबारा रिपीट नहीं होगा, बट वी शुड नो द आंसर। तो इसका बस जो अच्छा अनदर जितने भी हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करेंगे ना, तो करंट अफेयर हमको सिर्फ 2021 एंड 2019 का ही ध्यान में रखना है, 20 एंड 19 तक का ध्यान में रखना है, ठीक है, 3 साल का। 2018 का जो करंट अफेयर है ना, वो आउटडेटेड हो गया, वो रिपीट नहीं करेगा, तो वो वाले क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते हैं। बट इसको बस ध्यान में रखिए कि कुछ तो भी एक नाइट्रोजन जनरेटर था जो कन्वर्ट करता था इंटू नाइट्रोजन जनरेटर इंटू ऑक्सीजन जनरेटर। ये जो कन्वर्जन था ये IIT बॉम्बे ने किया है, बस ध्यान में रखिएगा, इसका नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तो वेब मिलर है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। बट इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो बाकी नाम है, फ्रांसिस लुई कौन है, मार्क टूली कौन है ना, तो इनके बारे में अब आपको क्या करना है, एक एक करके गूगल करना है। गूगल किया, फिलिप्स पार्ट UPSC सर्च करिए। UPSC डालना ज़रूरी ताकि आपको पता चले कि ये जो नाम है ये स्पेसिफिक तो UPSC है कि ऐसे ही कोई भी नाम उठा के दे दिया है। तो व्हेन यू राइट फिलिप्स स्प्रैट UPSC डाला, तो फिर हमको समझ में आता है कि अच्छा ये तो मेरठ कंस्पिरेसी हमने पढ़ा है, राइट, हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा है, तो ये भाई साहब का यहाँ पे रिलेशन हो सकता है, मे बी। लेट्स सी कि आगे क्या दिया हुआ इनके बारे में। यहाँ पे आते हैं, ये वाले में क्या बोला है, द इंग्लिश मैन ब्रैडली, ओके, ये देखिए, 3 men, ब्रैडली, फिलिप स्प्रैट एंड लेस्टर हचिनसन, who were active in working class movement and as many as 8 members of AICC। तो अब देखिए ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि नहीं, और ये किससे रिलेटेड है, मेरठ कंस्पिरेसी से रिलेटेड है। तो मेरठ कंस्पिरेसी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरठ कंस्पिरेसी क्या है, इट वाज नथिंग बट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, मार्क्सिज्म लेनिनिस्ट के मूवमेंट से रिलेटेड है ना। मेरठ कंस्पिरेसी हमने, तो अब मेरठ कंस्पिरेसी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो वो जो एक्सेल जो A4 साइज शीट थी ना हिस्ट्री वाली, वहाँ पे आप बस मेरठ कंस्पिरेसी को बस टॉपिक डाल लीजिए, ताकि जब आप सब्जेक्ट वाइज जब आप रिविजन करें तो यू विल मेक इट अ पॉइंट कि मेरठ कंस्पिरेसी को आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। इस बार अगर आपका फॉरेनर का नाम पूछे तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मेरठ कंस्पिरेसी के इंडियन कौन कौन थे मेंबर्स, उससे पूछ ले, AICC के बारे में पूछ लिया जाए, है ना। तो दिस वे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से पता चलता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। लाइकवाइज आप देखिएगा, वैसे आप फ्रांसिस लुई के बारे में और मार्क टूली के बारे में भी देख लें। हालांकि फ्रांसिस लुई एंड मार्क टूली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मार्क टूली एक जर्नलिस्ट थे जो बेसिकली उनको इंडिया से बहुत लगाव था, ठीक है। वो BCCI के कुछ फॉर्मर चेयरमैन वगैरह रहे हैं, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट यू नो कि जो ऑप्शन में था वो ऑप्शन का जो है उससे हमारे स्टैटिक पोर्शन से क्या रिलेशन है क्या। मार्क टूली का तो रिलेशन नहीं था, बट फिलिप स्प्रैट का था, है ना। तो अपन इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो लाइकवाइज आपको ऐसे क्वेश्चन को आपको देखते चले जाना है। नेक्स्ट आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया। तो देखिए ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये बहुत बार पढ़ा है, तो चाहे तो आप राइट अवे रिविजन कर लीजिए, या फिर वो जो अपना A4 साइज शीट में पॉलिटी के अंदर बस वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख लीजिए, ताकि हमको लेटर ऑन हम आर्टिकल याद रखें। इस बार टॉपिक का है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आर्टिकल लाए और मूव ऑन कर जाइए। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, इससे हमको समझ में आता है ना, ये तो हमने डिस्कस कर चुका है कि एंथनी ब्लिंकन। नेक्स्ट टाइम जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो यू विल मेक इट अ पॉइंट कि कोई भी बायलैटरल कुछ चीज़ें हो रही है, अग्रीमेंट हो रहा है, तो कोई स्पेसिफिक पर्सन अगर इंडिया विजिट कर रहा है US से, UK से, फ्रांस से एंड ऑस्ट्रेलिया से, कोई स्पेसिफिक पर्सन अगर विजिट कर रहा है तो उसके नाम का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। नहीं पूछा होता तो हम नाम पे उतना ध्यान देते नहीं है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे आ जाइए, इसका आंसर जो है वो है अगस्ते कॉम्टे, है ना। बट यहाँ पे हमको छोड़ना नहीं है कि अगस्ते कॉम्टे इज़ रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट। ये 3 स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट तो इन्होंने दिया है, बट इसके अलावा हमको फिर गूगल करना है। क्या गूगल करेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर के ऊपर जो थ्योरी है वो गूगल करेंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, एटलीस्ट हमको इनके नाम पता होने चाहिए, राइट। तो चलो हम हर्बर्ट स्पेंसर का मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। सो जो हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी है दैट वाज थ्योरी ऑफ सोशल, ये भी इवोल्यूशन की थ्योरी थी, ठीक है, बट इनकी थ्योरी का नाम है सोशल डार्विनिज्म, ओके, डार्विनिज्म। सो सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी किसने दी थी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर इससे क्वेश्चन पूछे, आई थिंक इससे क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम प्रीवियस ईयर देखेंगे, जब एनालाइज करेंगे तो हमको समझ में आएगा, ठीक है। लाइकवाइज आप क्या कर लीजिए, उसका सर्च कर लीजिए जो नेक्स्ट
कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या है उसका नाम आप लिख लीजिए, और फिर क्या करिए हर्बर्ट अपने नोट्स में हर्बर्ट स्पेंसर लिख के साइड में सोशल डार्विज्म लिख लीजिए, फिर कार्ल मार्क्स लिख के फिर जो भी थ्योरी का नाम होगा वहाँ लिख लीजिए। टेलकॉट पार्सन अगर कोई थ्योरी लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो एटलीस्ट यू शुड नो कि टेलकॉट पार्सन क्या है, बस ध्यान में रखिए नाम को, है ना। क्यों ध्यान में रखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है इसलिए ध्यान में रखेंगे, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं, अच्छा यहाँ पे आगे अब क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश के बजट में कौन कौन सा इंट्रोड्यूस किया था। तो पहली बात तो हमको इनके बारे में पता होना चाहिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सेकेंड, जब भी हम यूनियन बजट पढ़ें या फिर उत्तर प्रदेश बजट पढ़ें या फिर बिहार पीसीएस का कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस का कर रहे हैं, उस पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी बजट में जो स्कीम्स आ रहे हैं उस स्कीम की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इससे आपको समझ में आता है कि जो आपका करंट अफेयर पढ़ने का जो वो लेंथ एंड ब्रेथ है ना, वो कितना जाएगा, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ में आता है। अच्छा, ये जो क्लोव वाला क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो आपको इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर नहीं है तो या तो आप गूगल कर लीजिए या तो आप घटना चक्र में सर्च कर लीजिए, जनरली गूगल करने पे आंसर बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है। वैसे अब ये वाला देखिए, कोको प्रोड्यूसर, अब ये प्रोड्यूसर वाला आपको बताइए आप कैसे पता करेंगे कि इतने सारे डेटा होते हैं, कितने कितने डेटा हम याद रखें। तो अब मैं आपको घटना चक्र की ज्योग्राफी में का जो एग्रीकल्चर पोर्शन है ना उसको दिखाना चाहती हूँ। ये जो पोर्शन है एग्रीकल्चर, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है ना वो है। तो आप इसमें देखिए, आप सिर्फ नेचर ऑफ क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, इंडिया का रैंक क्या है राइस प्रोडक्शन में, नेक्स्ट इंडिया का रैंक क्या है राइस प्रोडक्शन में, नेक्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस कौन है, नेक्स्ट यहाँ पे भी आई थिंक राइस के बारे में पूछा है, डिसेंडिंग ऑर्डर इन वीट प्रोडक्शन, वीट आ गया, यहाँ पे भी वीट आ गया, प्रोडक्शन पूछ रहा है, प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप ये पूरा पढ़ लिए, वैसे आप पूरे चीज़ों में सारे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक एक्सेल शीट ओपन करिए, आई शो यू हाउ। ये रहा, ये अगर एक्सेल शीट आप देख पा रहे हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसका मैं अलाइनमेंट कर लूँ। ये एक्सेल शीट देखिए, तो मैंने क्या किया है, जो प्रीवियस ईयर घटना चक्र में पूछा गया है, घटना चक्र में क्या पूछा गया है, पहले प्रोड्यूसर के बारे में पूछा गया है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने राइस, व्हीट, हाइब्रिड राइस के बारे में पूछा है, ठीक है। उसके अलावा शुगर केन के बारे में पूछा है, शुगर केन बीट के बारे में पूछा है, कॉटन, कैस्टर ऑयल, बनानास, कोकोनट। तो जितना भी प्रीवियस ईयर आपका घटना चक्र में पूछा था, है ना, जितने भी पूछे हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये तो खैर स्टैटिक आ गया। इस वाले क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको पूछा है। सॉरी, अगर आपको अलाइनमेंट ऊपर नीचे हो गया होगा तो आप प्लीज़ मोबाइल को चेंज कर लीजिए, क्योंकि फिर डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे। फिर यहाँ पे टोबैको देखा है आपको, टोबैको, अब तो मेरे लिस्ट में टोबैको भी आ जाएगा, जवार आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा, रॉ मिल्क आ जाएगा, है ना, यहाँ पे जितनी भी लिस्ट है। उसके बाद में और मेरे लिस्ट में क्या क्या ऐड होगा। तो जब आप ऐसे लिस्ट बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपी के 2013 में पूछा गया था कोकोआ के बारे में, कॉफ़ी के बारे में, टी के बारे में एंड शुगर केन के बारे में, ठीक है। उसके बाद तो मेरी लिस्ट में ऑलरेडी कोकोआ था यहाँ पे, है ना। अगर नीचे पे देखेंगे 20th नंबर पे देखिए, यहाँ पे अगर बहुत क्लियर नहीं होगा ये रहा ऑलिव के बारे में, है ना। तो अब क्या होता है, जब आप मिनरल डेटा पढ़ेंगे आखिरी में, ये मैंने बना के रख लिया, ये लिस्ट मुझे कहाँ से मिली, जो मेरे ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो एग्रीकल्चर आइटम के बारे में, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में पूछा है, नेचुरल रबर के बारे में पूछा है, रॉ सिल्क के बारे में पूछा है, यूरेनियम के बारे में पूछा है, कैस्टर ऑयल सीड के बारे में पूछा है, जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा है ना, उसके ऑप्शंस में भी पूछा है ना। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 जो मैंने आपको दिखाया, जो कोकोआ है वो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो प्रीवियस ईयर में आपको ऑप्शन में पूछा है और इस साल उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको कॉफ़ी से रिलेटेड आ जाए। तो अब क्या करना पड़ेगा, जब आपके पास में लिस्ट हो गई ना, जब आप आर्थिकी आएगा, आर्थिकी का जब डेटा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले जब उसको कवर करेंगे, तो यू विल बी एबल टू फाइंड कि इट हैज़ मोर दैन 100 डेटाज। तो वो 100 डेटा में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 50 डेटा है वो कैसे निकालेंगे, प्रीवियस ईयर से, ऐसा लिस्ट बना के, लाइक दिस। ऐसा मैंने लिस्ट बना लिया और फिर जगह छोड़ दिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप 5 लीडिंग प्रोड्यूसर एंड टॉप 5 लीडिंग रिजर्व कहाँ कहाँ पे है,
इसकी लिस्ट बनाएंगे। 100 डेटा को रटने के बजाय हम 50 डेटा को रटने की कोशिश करेंगे। कोशिश बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि हम रट पाएंगे और ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे आंसर कर पाएंगे। बट जब हम ऐसे लिख लेते हैं ना एक जगह पे, तो 50 डेटा आराम से याद होता है, ये तो मैं बता सकती हूँ। बिकॉज लास्ट ईयर मुझे लगता था कि डेटा रटना बहुत मुश्किल है, जैसे आप लोग को लग रहा है अभी। जब वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया ना, तो अब मुझे लगता है नहीं यार, डेटा रटना बहुत ईजी है, एज लॉन्ग एज सारा डेटा एक जगह पर रखा हुआ है ना। तो आप ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस को, एक जगह पर डेटा बनाइए, रखिए। लास्ट में जब हम रटने जाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हमको रटा जाती है, कुछ छूट जाती है, मगर 80-90% चीज़ें ना रटाई जाती हैं। इसका आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको लिस्ट बनाना है। ये करने के बाद ना, अच्छा देखिए, ये आंसर तक तो हम पहुँचे कि जो लटाविया है वो कोको प्रोड्यूसर नहीं है। तो लटाविया है क्या चीज़, तो इसके बारे में भी आपको गूगल करना पड़ेगा। तो व्हेन यू विल गूगल इट, यू विल कम टू नो कि ये जो बेसिकली ये बाल्टिक वाला जो रीजन है ना, उसका पार्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको एस्टोनिया भी नज़र आएगा, और फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि जो एस्टोनिया है वो जो चाइना का जो EU+19 कंट्रीज़ वाला जो पार्ट था ना, उसने एस्टोनिया ने उसको वो किया है, उससे ऑप्ट आउट किया है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम लटाविया आया है बाल्टिक रीजन से, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम एस्टोनिया आए। ये सब चीज़ें जब आप गूगल करेंगे ना, तो समझ में आएगा। और गूगल भी आप कोई एरे गहरे इन्फॉर्मेशन को नहीं कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कर रहे हैं, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देयर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न यहाँ पे लटाविया क्यों डाला हुआ है, बिकॉज लटाविया वॉज इन न्यूज़। लास्ट ईयर जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो लटाविया कंट्री को विजिट किए हुए हैं, है ना। तो ऐसे उठे सुटे कोई भी इन्फॉर्मेशन को नहीं डालते, बहुत इंटेलिजेंटली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए होते हैं, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, चाहे तो आप गूगल कर लीजिए आंसर को रीच करने के लिए, क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने का है नहीं। ब्लू बेबी सिंड्रोम अगर आप सर्च कर सकते हैं अगर आप सर्च कर सकते हैं घटना चक्र में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर घटना चक्र में सर्च नहीं कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली गूगल करिए, यहाँ पे डालिए ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, सर्च करेंगे। देखिए पहला ही वर्ड देखिए, मैथमोग्लोबिनीमिया, है ना, ये इसके ब्लू बेबी सिंड्रोम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दैट, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, बस एक लेवल आगे जाइए, बस दिस हैपन व्हेन देयर इज़ नॉट, वन सेकेंड, दिस हैपन व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ताकि आप नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी हो जाएं, एक स्टेप अहेड आ जाए अगर इससे, तो ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा कौन निकालता है ना। तो इससे ये इस साल तो ये आ गया, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको पूछा जाए कि CPI का डेटा कौन निकालता है, या फिर CPI जो लेबर वगैरह होता है ना, उसका डेटा कौन निकालता है। तो आपको जब आप इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो फिर आप उसके बाद में सिर्फ WPI इंडेक्स तक नहीं रुकेंगे, CPI इंडेक्स में भी जाएंगे, फिर वो डेटा कौन निकालता है वहाँ तक जाएंगे। सो इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना। इसको फिर अगेन गूगल कर लीजिए, गूगल करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये फूड बॉर्न इन्फेक्शन है। गूगल इसलिए करने बोल रही हूँ, देखो ये सारे क्वेश्चन ना रिपीटेड है, ये आपको घटना चक्र में मिल जाएंगे, मगर घटना चक्र में कहाँ मिलेंगे स्पेसिफिक सर्च करने में बहुत दिक्कत होगी अगर आपने अपने नोट्स अगर हार्ड कॉपी में बनाए। अगर गूगल अपने नोट्स से या फिर टेलीग्राम में बनाया तो आप डायरेक्टली सर्च कर पाएंगे, मगर अगर आपने पेन एंड पेपर से बनाया तो सर्च करने में मुश्किल होगी। तो जब हम प्रीवियस एनालिसिस करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इन सारे इन्फॉर्मेशन को राइट अवे गूगल करेंगे तो एक क्लिक में आपको आंसर सामने आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में पूछा है, और ये यूपी का स्पेसिफिक है, तो आपको समझ में आया है कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में और भी जो चीज़ें होंगी जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, उसको आपको अपने नोट्स का पार्ट बनाना है, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी जो होती है, इट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। तो आंसर तो काइलोसिस है, बट हमको यहीं तक लिमिट नहीं होना है, फिर हमको स्कर्वी डिजीज़ देखना है कि स्कर्वी डिजीज़ किसके डेफिशिएंसी से होती है ना। पेलाग्रा किससे होती है, बेरी किससे होती है। हालांकि देखिए ये सारे बहुत बड़े कॉमन है, अगर जब आप साइंस के नोट्स बनाएंगे डिजीज़ वाले सेक्शन में आपको ये चारों ऑप्शन मिल जाएंगे, बट आपको रिविजन करना ज़रूरी है इस चीज़ का। पता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, नहीं पता तो आपका नॉलेज बेस बढ़ जाएगा, ठीक है, दैट वे। अब ये डे वाला क्वेश्चन है, देखिए ओजोन डे ना आई थिंक 2018-2019 में फिर से पूछा हुआ है, रिपीटेड है। तो जो भी डेज वाले क्वेश्चन है ना, अब हम क्या करते जाएंगे, इन डेज़ को एक साइड में नोट करते जाएंगे, क्योंकि ओजोन डे पूछा हुआ है, ठीक है, योगा डे पूछा हुआ है, तो उससे हम क्या करेंगे कि उन डे का राइट आंसर हमको एक जगह पे एक A4 साइज़ में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जाएंगे, और उसके बाद में विल मेक इट अ पॉइंट, जिनको पीपल लाइक मी जिनको डेट याद नहीं होता,
वो मिनिमम ये वाले डेट तो याद करके जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, कि रिपीट हो जाए तो वो गड़बड़ ना हो। भले नया पूछे तो कोई बात नहीं, लैक ऑफ नॉलेज कभी दुख नहीं होता। दुख कहाँ होता है, जब हमको पता होता है या रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें हम मिस्टेक करके आते हैं ना, सबसे बड़ा दुख वहाँ होता है ना। तो इसलिए विल मेक इट अ पॉइंट कि हर चीज़ का जहाँ पे नोट्स बनाना है, जहाँ पे हमारा हमको लगता है कि हमारी कमी है, जैसे साइंस एंड टेक में अगर आपको कमी है, आपको बिल्कुल भी याद नहीं होता, तो यू विल मेक इट अ पॉइंट कि सिर्फ साइंस एंड टेक का प्रीवियस ईयर तो कम से कम पढ़ के जाइए। आपको हिस्ट्री नहीं बनता, मुझे हिस्ट्री का पोर्शन याद नहीं होता, तो मैं कम से कम मिनिमम प्रीवियस ईयर हिस्ट्री पढ़ के जाऊँगी। तो दैट वे आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना है। मेकोंग गंगा देखिए, ज्योग्राफी का जो भी लोकेशन वाला पार्ट आता है, इसको आपको मैप में भी मैप एक्सरसाइज करके मैप में भी ढूंढना है। तो व्हेन आई से एनालिसिस, देखिए ऑलरेडी मोर देन 44 मिनट्स का वीडियो हो गया है। आपको फेयर आइडिया लग गया होगा कि आपको एनालिसिस कैसे करना है। आपको मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप जाइए यूपीएससी हिंदी वाले चैनल में। कल गौरव सर ने एक सेशन लिया है, 1 आवर 47 मिनट्स के राउंड का सेशन है, उस पर जाके देखिए। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 15 मिनट में उन्होंने ये बात बोली है कि अच्छा वो तो प्रीवियस ईयर भी नहीं करने बोल रहे हैं, वो तो मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं ना आप, मॉक टेस्ट मतलब जो कोचिंग सेंटर वाले जो क्वेश्चन बना रहे हैं, वो उनको बैठ के एनालिसिस करने बोल रहे हैं मॉक टेस्ट का। इमेजिन, मॉक टेस्ट तो कहीं से भी उठा के देते हैं, मतलब नॉट कहीं से भी, कुछ क्वेश्चंस वो खुद से भी बनाते हैं और कुछ क्वेश्चन आयोग का उठा के देते हैं। तो वो बोल रहे हैं मॉक का आप का एनालिसिस करिए, और उसके अलावा वो क्या बोल रहे हैं, एक टेस्ट को करने में 7 से 9 घंटा लगेगा, वो ऐसा बोल रहे हैं। मैं तो आपको बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि वो रिपीटेड होते हैं। आपने देखा है ना, बहुत सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल आंख बंद करके, वो ग्लूकोज वाला क्वेश्चन, ठीक है, स्कर्बी डिजीज वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। ओजोन डे वाला क्वेश्चन हो गया। अभी हमने सिर्फ 25 क्वेश्चन पढ़े हैं, 25 क्वेश्चन में अराउंड 10 क्वेश्चन रिपीटेड है, इमेजिन। और अगर हमको पता होगा तो ये 10 मतलब 20 नंबर तो हम ऐसे ही 10 क्वेश्चन के तो हम करेक्ट आंसर मार्क कर रह गया, बस हमको टोटल मिला के 70 क्वेश्चन और करेक्ट करने हैं। अगर हम अपनी लाइफ को ईजी बनाने की कोशिश करें, ये कोई भी चीज़ अगर आपको कोई करने बोल रहा है, उसको आप ये मत, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए कि इट इज़ टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, या फिर ये बर्डनसम लेके मत करिए। कुछ इंपॉर्टेंस है उस चीज़ का, अगर आप उस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ जाते हैं ना, तो सेम काम करने में आपको मज़ा आ जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है, क्योंकि देखिए देयर विल बी 20 to 25% ऑफ द पीपल जो इस एग्ज़ाम को निकाले होंगे बिना प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज किए हुए। दोज आर दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, या फिर बोल सकते हैं ना कि उनका नॉलेज बेस किसी डिफरेंट तरीके से बना होगा, उनका बैकग्राउंड दूसरा होगा। लाइक नॉट एवरीबडी इज़ IITN का पढ़ने का जो तरीका होता है वो BCom वालों का से बिल्कुल अलग होगा। BCom वालों का पढ़ने का तरीका BA वालों से एकदम अलग होगा। तो हमेशा ना अपने आप को एवरेज स्टूडेंट के लेवल पे अगर आप मान के चलेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ना वर्क एक्स्ट्रा करेंगे, थोड़ा सा घबराहट हमको ज़्यादा होती है, उस घबराहट में ना हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं और वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। देखिए अब प्रीवियस ईयर पेपर जो इतना टाइम देने बोल रही हूँ मैं, अभी भी आपको मैं 4 to 5 आवर्स बोल रही हूँ एक पेपर में लगा दीजिए, ठीक है। 2021 से लेके 2018 तक आपको 4 से 5 घंटा लगेगा। 17 और 16 जैसे आएंगे ना, नंबर ऑफ़ आवर्स कम हो जाएंगे। और जैसे ही आप 2013 पहुँचते हैं ना, 13 के बाद तो ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। आपको देखिए 13 में क्या हो जाएगा, 13 के बाद 20 क्वेश्चन तो आपका करंट अफेयर्स का हो जाएगा, तो उसको आपको ऐसे भी डील नहीं करना है। 70 to 80 क्वेश्चन आपके रिपीटेड हो जाएंगे, है ना। तो बच जाते हैं अपने 50 to 60 क्वेश्चन से आपको एनालिसिस करना होगा। वो भी बहुत न्यू नहीं होंगे, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ये आप करके देखिए, एक्सरसाइज करिए। अगेन एंड ऑफ द वीडियो में आपको यही बोल रही हूँ कि ये मेरा सजेशन है। आपको लगता है इसके बिना भी काम चल सकता है तो प्लीज़ गो अहेड विथ इट, बिकॉज देयर आर पीपल जो वन लाइनर से काम चला लेते हैं, है ना। तो अप टू यू कि आपको क्या करना है। मगर आप मेरा टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने बोल रही हूँ, तो व्हेन आई से प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना है, तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आपको इस तरीके से ही एनालाइज करना है पेपर को, सो दैट यू आर एबल टू कैच द नर्व ऑफ, वो नर्व बोलते हैं ना, किसी पेपर का आपने नर्व्स पकड़ लिया। जो डॉक्टर होते हैं ना, वो भी आपके नर्व्स को पकड़ के आपका इलाज करते हैं क्योंकि क्या गड़बड़ क्या चल रही है। तो वैसे ही हर पेपर का ना एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न कैच करने के लिए आपको वही पेपर पढ़ना होगा। यूपीएससी का पेपर कैच करने के लिए आप उत्तर प्रदेश पेपर का प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे तो आपके काम नहीं आएगा, एंड वाइस वर्सा, है ना। तो सेम बुक पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है। अब जो पढ़ा हुआ इन्फॉर्मेशन को अप्लाई कैसे करना है
उसका आइडिया आप PYP से लगाने वाले हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। थोड़ा लंबा बन गया है, सो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट, बट एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी और थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा था। इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई देन एंड देयर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।